आज का यह पूरा विश्लेषण सिर्फ एक सरकारी अपडेट नहीं है, बल्कि उन लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, करीब 65 से 70 लाख पेंशन धारकों, फैमिली पेंशनर्स की उम्मीदों, धैर्य और लंबे इंतजार की कहानी है। पिछले 4 से 5 वर्षों में जो कुछ हुआ उसने हर घर के बजट, हर बुजुर्ग की दवा और हर परिवार की योजना पर असर डाला है। इसलिए आज हम एक ही जगह सरल भाषा में और पूरे संदर्भ के साथ 3 बड़े मुद्दों की पूरी तस्वीर रख रहे हैं। जनवरी 2026 से आगे का रोड मैप, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की दिशा और कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए डीआर एरियर का भविष्य। साथ ही एक ऐसा विषय भी जो अक्सर दब जाता है, ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन और सम्मानजनक जीवन की मांग। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हर अहम और साफ जानकारी समय पर मिलती रहे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यों? यहां बात सिर्फ खबर की नहीं, आपके अधिकार और आपके भविष्य की होती है। सबसे पहले 18 महीने के डीए डीआर एरियर की बात करते हैं, क्योंकि यही वह मुद्दा है जिसने कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक साझा मंच पर खड़ा कर दिया। कोरोना महामारी के दौर में जब देश अभूतपूर्व संकट में था, सरकार ने आर्थिक दबाव का हवाला देते हुए जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की 3 किस्तों को फ्रीज किया। उस समय यह स्पष्ट कहा गया था कि यह राशि समाप्त नहीं की जा रही, बल्कि हालात सामान्य होने पर भुगतान किया जाएगा। यही बाद में भुगतान वाला आश्वासन आज तक की बहस, आंदोलनों, ज्ञापनों और कानूनी प्रक्रिया की बुनियाद बना। कर्मचारी और पेंशनर यह मानकर चले कि जैसे ही अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी, बकाया मिलेगा। लेकिन समय निकलता गया, बजट आते गए, अर्थव्यवस्था संभलती गई और फिर भी यह मुद्दा फाइलों और तर्कों के बीच अटका रहा। यही वह जगह है जहां कर्मचारियों और पेंशनर्स को सबसे ज्यादा पीड़ा हुई, क्योंकि डीआर कोई बोनस नहीं होता। यह महंगाई से बचाव का एक जरूरी सुरक्षा कवच है। इसी बीच बाजार और महंगाई ने अपना असर दिखाया। राशन, सब्जी, बिजली, दवाइयां, जांचें, इलाज, किराया, हर चीज महंगी हुई। पेंशनर के लिए यह चोट और भी गहरी होती है, क्योंकि उसकी नियमित आय का सबसे बड़ा सहारा पेंशन होती है। ऐसे में 18 महीने का बकाया सिर्फ एक आंकड़ा नहीं रहता, वह घर का बजट हिला देता है और मन में यह सवाल छोड़ देता है कि ओटी जो हमारा हक था वह कब मिलेगा। अब इसी लंबे इंतजार के बीच एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया जिसने देश भर में चर्चा को फितूर से तेज कर दिया। हरियाणा सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीआर एरियर के भुगतान के आदेश जारी किए। यह फैसला केवल हरियाणा तक सीमित खबर नहीं है, इसका असर पूरे देश के कर्मचारी वर्ग पर पड़ा है, क्योंकि यह एक मजबूत, नैतिक और तर्कसंगत मिसाल बनती है। जब एक राज्य यह मान लेता है कि यह राशि कर्मचारियों और पेंशनर्स का अधिकार है और इसे दिया जाना चाहिए, तो यह सवाल स्वाभाविक तौर पर उठता है कि केंद्र सरकार के मामले में यही सिद्धांत क्यों लागू नहीं हो सकता। यही कारण है कि यह फैसला एक तरह से दबाव भी बनाता है और उम्मीद भी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे फैसलों का असर और उसकी दिशा आपको बिना भ्रम के समझ आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि कोई भी अहम अपडेट आपसे छूटे नहीं। इस पूरे विषय में एक और अहम मोड़ है केंद्र सरकार का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अदालत ने इस विषय पर केंद्र से स्पष्ट जवाब तलब किया है कि आखिर कर्मचारियों और पेंशन धारकों के हक का पैसा अब तक क्यों रोका गया। यह सवाल सिर्फ प्रशासनिक नहीं, अधिकारों से जुड़ा है। यदि भविष्य में अदालत का रुख कर्मचारियों और पेंशन धारकों के पक्ष में आता है, तो आकलनों के अनुसार सरकार पर कई 10,000
करोड़ रुपए तक का वित्तीय भार आ सकता है और ब्याज का प्रश्न अलग हो सकता है। लेकिन बात केवल बोझ की नहीं है, ऐसा उन लोगों का है जिन्होंने दशकों तक देश की सेवा की है। इसी वजह से यह मुद्दा सम्मान, भरोसे और न्याय का प्रश्न बन गया है। अब आते हैं दूसरे बड़े विषय पर, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है और टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी जारी किए गए हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि सरकार यह मान चुकी है कि 7वें वेतन आयोग के ढांचे की समीक्षा अब जरूरी है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में समय मिलेगा, फिर सरकार को समीक्षा, स्वीकृति और अधिसूचना में समय लगेगा। मतलब यह कि वेतन आयोग का वास्तविक वित्तीय लाभ तुरंत अगले महीने से नहीं आता। लेकिन इतिहास एक बात लगातार बताता है, भले भुगतान बाद में शुरू हो, प्रभावी तिथि अक्सर पीछे की मानी जाती है और एरियर की संभावना रहती है। यही पैटर्न पहले भी देखा गया है और इसी वजह से कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें जनवरी 2026 पर टिकती हैं। यहां एक भ्रम दूर करना जरूरी है, जनवरी 2026 आते ही तुरंत नई बेस, एक सैलरी या नई पेंशन लागू हो जाएगी, ऐसा मानना व्यवहारिक नहीं। अधिक संभावना यही रहती है कि 2026 एक ट्रांजिशन वर्ष जैसा रहेगा, जहां 7वें वेतन आयोग के तहत भुगतान होता रहेगा और डीए-डीआर की छमाही बढ़ोतरी चलती रहेगी। वास्तविक बदलाव तब आएगा जब 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट स्वीकार होकर लागू होगी। लेकिन जब भी लागू होगी, अगर प्रभावी तिथि पीछे से मानी जाती है तो एरियर का रास्ता खुलता। इसलिए 2026 से 2028 की अवधि को समझदारी से संक्रमण जोड़ संभावनाओं का समय मानना चाहिए। अब सवाल है कि 8वें वेतन आयोग का असर किन चीजों पर पड़ेगा? सिर्फ सैलरी बढ़ेगी इतना कहना अधूरा है। असली बदलाव वेतन संरचना के पुनर्गठन से आता है। बेसिक, पे लेवल, मैट्रिक्स और फिर इन्हीं के आधार पर डीए, एचआरए और अन्य भत्तों की गणना। आयोग को इस बार महंगाई, वास्तविक जीवन यापन, लागत, जिम्मेदारियां, काम का दबाव, कार्यस्थल की प्रकृति और केंद्र राज्य के वेतन संतुलन जैसे पहलुओं पर गंभीरता से विचार करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी ये केवल आंकड़ों की कवायद नहीं है, बल्कि सिस्टम की समीक्षा का अवसर है। और इसी चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र होता है फिटमेंट फैक्टर। पिछली बार फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। अब कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स एसोसिएशन लगातार मांग कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाए ताकि वास्तविक वेतन वृद्धि महसूस हो। फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो न्यूनतम वेतन से लेकर अधिकतम वेतन तक असर आता है और उसी के साथ पेंशन पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पेंशन का आधार भी वेतन संरचना से जुड़ा होता है। इसी बिंदु पर ये लोग सिर्फ फैक्टर कितना होगा पर अटक जाते हैं, जबकि असली बात यह है कि नया ढांचा आपकी बेसिक और पेंशन के आधार को बदल देता है और फिर आने वाले वर्षों में डीए-डीआर उसी नए आधार पर बढ़ता है। यही वजह है कि फिटमेंट फैक्टर एक नंबर नहीं, आपकी भविष्य की गणना का कोरस है। अब पेंशनर्स से जुड़ा एक बहुत जरूरी हिस्सा यह धारणा कि आने पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा, बिल्कुल गलत है। पेंशन की गणना, बेसिक पेंशन का रिवीजन, फैमिली पेंशन और अन्य संबंधित प्रावधान, ये सब वेतन आयोग के दायरे में आते हैं। पेंशन कोई अनुग्रह नहीं, यह वर्षों की सेवा का संवैधानिक और वैधानिक अधिकार है। इसलिए पेंशनर्स के लिए भी यह आयोग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सर्विंग कर्मचारियों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि वेतन आयोग की हर नई बात आपको सरल और भरोसेमंद तरीके से मिलती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह आपके काम की जानकारी है, आपके परिवार की सुरक्षा की जानकारी है। अब तीसरा बड़ा मुद्दा, स्पर्श पेंशन पोर्टल और जीवन प्रमाण पत्र। हाल के दिनों में कई पेंशन धारकों को संदेश मिले कि उनका लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है। इससे स्वाभाविक तौर पर चिंता बढ़ी।
क्योंकि पेंशन रुकने का डर किसी भी बुजुर्ग के लिए मानसिक दबाव बन जाता है। यहां समझना जरूरी है कि सभी पेंशन धारकों का ड्यू डेट एक जैसी नहीं होती। यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को नवंबर में ही जीवन प्रमाण पत्र देना हो। स्पर्श पोर्टल पर लॉगिन करके ड्यू डेट देखी जा सकती है, किस महीने और किस वर्ष तक आपका जीवन प्रमाण मान्य है। कई बार सिस्टम ऑटो मैसेज भी भेज देता है या डेटा सिंक होने में समय लग सकता है। अगर ड्यू डेट आगे की है तो तुरंत घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर वाकई स्टेटस रिजेक्ट एक्सपायर दिखे तो देरी न करें, समय पर अपडेट कर देना बेहतर है। यहां एक व्यवहारिक सलाह, अपने मोबाइल नंबर, बैंक विवरण और आधार पहचान से जुड़ी जा। नकारी सही रखें, क्योंकि छोटी सी गलती भी अनावश्यक देरी और तनाव पैदा कर सकती है। अब इसी चर्चा में वो वर्ग आता है जो अक्सर वेतन आय, ओक और डीए एरियर की बहस में दब जाता है। ईपीएस 95 पेंशनर्स। देश में ईपीएस के लाखों पेंशनर्स हैं, जिनमें बड़ी संख्या को आज भी बहुत कम पेंशन मिलती है। महंगाई के इस दौर में इतनी कम राशि में सम्मानजनक जीवन चलाना बेहद कठिन है। यही वजह है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कम से कम 7,500 भारतीय नेपाली रुपया जैसी राशि और उसके साथ महंगाई भत्ता, बेहतर पारिवारिक पेंशन और मेडिकल सुविधा जैसी मांगें सामने आती रही हैं। यहां मूल समस्या यह है कि ईपीएस की पेंशन संरचना कई वर्षों से महंगाई के अनुरूप नहीं बदली। यह केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं, सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा है। एक सभ्य व्यवस्था वही मानी जाती है जो बुजुर्ग को न्यूनतम गरिमा के साथ जीने का सहारा दे सके। ईपीएस पेंशनर्स की मांगों पर चर्चा बढ़ती है तो सरकारें अक्सर फंड की स्थिरता, वित्तीय गणना और दीर्घकालिक दबाव जैसी बातों का हवाला देती हैं। यह भी सच है कि किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना में स्थिरता जरूरी है, लेकिन उतना ही सच यह भी है कि न्यूनतम पेंशन इतनी हो कि व्यक्ति दवा, राशन और जरूरी खर्चों के बीच जीने का विकल्प वो पा सके, केवल जिंदा रहने का नहीं। यही वह नैतिक आधार है जिस पर आंदोलन और दबाव लगातार बना हुआ है। आने वाले समय में जब केंद्र सरकार वेतन, पेंशन ढांचे और सामाजिक सुरक्षा की बड़ी तस्वीर पर काम कर रही है, तब ईपीएस 95 का मुद्दा भी लंबे समय तक अनदेखा नहीं किया जा सकता। सामाजिक दबाव बढ़ रहा है और जागरूकता बढ़ने के साथ यह चर्चा और तेज हो रही है। यदि आप चाहते हैं कि ईपीएस 95 से जुड़ी हर ठोस और जिम्मेदार अपडेट आपको समय पर मिलती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे उन साथियों तक भी पहुंचाएं जिनके घर में ईपीएस पेंशन आती है। अब पूरे परिदृश्य को एक साथ जोड़कर देखिए। एक तरफ 18 महीने के डीए डीआर एरियर का मामला है, जो अब कानूनी और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। हरियाणा जैसे फैसले नैतिक दबाव बनाते हैं और न्यायालय का रुख सवालों को तेज करता है। दूसरी तरफ 8वां वेतन आयोग है, जो आने वाले समय में वेतन और पेंशन की पूरी संरचना को आधुनिक और व्यावहारिक ढंग से बदल सकता है। तीसरी तरफ स्पर्श पोर्टल और जीवन प्रमाण जैसी प्रक्रियाएं हैं, जहां सही जानकारी और समय पर कदम उठाना पेंशनर इसके लिए बहुत जरूरी है। और चौथी तरफ ईपीएस 95 पेंशनर्स का वो संघर्ष है जो न्यूनतम गरिमा की मांग है, क्योंकि यह वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित और सबसे कम सुना गया वर्ग है। जनवरी 2026 से तुरंत क्या मिलेगा, इस सवाल का सबसे ईमानदार जवाब यही है। तुरंत नया वेतन ढांचा लागू होने की उम्मीद व्यावहारिक नहीं, लेकिन 7वें वेतन आयोग के तहत डीए-डीआर की छमाही बढ़ोतरी चलती रहेगी। वहीं वेतन आयोग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और जब नई सिफारिशें लागू होंगी तो पीछे की प्रभावी तिथि के आधार पर एरियर की संभावना भी बनती है। 18 महीने के बकाया पर भी तस्वीर अदालत और सरकार की अगली कार्रवाइयों से साफ होगी।
इसलिए अभी सबसे जरूरी बात है अफवाहों से बचना, केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करना और अपने दस्तावेज प्रोफाइल को अपडेट रखना। बहुत से लोग इस दौर में भावनाओं में आकर सोशल मीडिया की हर लाइन को सच मान लेते हैं। कहीं कहा जाता है कल से पैसा आ जाएगा, कहीं कहा जाता है सबको एक जैसी रकम मिलेगी, और कहीं यह डर दिखाया जाता है कि कुछ भी नहीं मिलेगा। सच्चाई यह है कि नीति और भुगतान का रास्ता प्रक्रिया से गुजरता है नोटिफिकेशन, दिशा निर्देश, नियम और फिर क्रियान्वयन। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जो मुद्दे पहले नजरअंदाज किए जाते थे वे अब दबाव, अदालत और नीतिगत बदलावों के कारण टाले नहीं जा सकते। यही वह संकेत है जो उम्मीद को मजबूत करते हैं। अगर आप इस समय को सही तरीके से समझना चाहते हैं तो एक बात याद रखिए, जानकारी आपकी ताकत है। सही जानकारी आपको गलत फैसलों से बचाती है, डर को कम करती है और आपके अधिकारों को स्पष्ट करती है। इसलिए इस वीडियो जानकारी को अपने पेंशनर साथियों, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के साथ जरूर साझा करें। और अगर आप चाहते हैं कि हर अगला अपडेट आपको बिना बढ़ा चढ़ाकर, बिना भ्रम फैलाए और पूरी जिम्मेदारी के साथ मिलत आ रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक बार फिर कह रहा हूं, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले हफ्तों और महीनों में कई बड़े मोड़ आ सकते हैं और सही समय पर सही जानकारी मिलना आपके लिए बहुत जरूरी है। अंत में बात बिल्कुल साफ है, यह केवल आर्थिक मुद्दा नहीं, यह सम्मान, अधिकार और न्याय का सवाल है। जिन लोगों ने देश की सेवा की, उनकी पेंशन और उनके हक को लंबे समय तक अनिश्चित तथा में नहीं रखा जा सकता। 4 से 5 साल के इंतजार के बाद जो संकेत बन रहे हैं वे यही बताते हैं कि तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। अंतिम फैसले में समय लग सकता है, लेकिन दिशा पहले से अधिक स्पष्ट है। आप धैर्य रखें, जागरूक रहें, अपनी प्रोफाइल और दस्तावेज दुरुस्त रखें और अफवाहों से दूर रहें। आपकी लड़ाई आपके हक की है और सही जानकारी के साथ यह रास्ता मजबूत होता है। अपन ये पूरा विवरण ध्यान से सुना, इसके लिए दिल से धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और जरूरतमंद बुजुर्गों की मदद जरूर कीजिए। अगर यह जानकारी आपके काम की लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और जुड़े रहें। धन्यवाद।